बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब इकराम साहब, डॉक्टर इरफान साहब, डॉक्टर वसी अख्तर साहब, इनका असल नाम वसी है। डॉक्टर अगर एक लेना है तो डॉक्टर वसी कहिए। कहीं आप जामिया हमदर्द में डॉक्टर अख्तर पूछते रहें, शायद कोई नहीं बनाएगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइज़र्स का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। डॉक्टर वसी अख्तर साहब का लेक्चर सुन के मुझे ख़ुद ऐसा लगा कि मुझे दोबारा इनकी शागिर्दी करनी चाहिए। और इन्होंने पीजी की जो प्रिपरेशन के बारे में जो चीज़ें बताई तो मेरा दिल चाहा कि शायद अब मुझे कहीं एडमिशन तो मिले नहीं, लेकिन मुझे तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, बीच बीच में मेरा ये दिल होता रहा कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी आपको शेयर करूं। मेरे एक्सपीरियंसेस जो फ्रूटफुल हैं स्टडीज़ के बारे में, वो न पढ़ने के ज़्यादा, जैसे इन्होंने बताया कि वो चीज़ याद रखनी है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है या वो जो मुझे मालूम नहीं है, तो इस तरह न पढ़ने के ज़्यादा हैं, पढ़ने के कम हैं। न पढ़ने के ज़्यादा, पढ़ने के कम। तो मैं भी अपनी बात कहूँगा, उससे पहले एक दो बातें ये कह दूँ। आप ये ना समझें, खुदा ना करे कि मैं बहुत ही वीक स्टूडेंट था। मैं पढ़ता कम था, लेकिन स्टूडेंट मैं फ़र्स्ट क्लास फर्स्ट था। और मेरा उस ज़माने में 12 ईयर्स का रिकॉर्ड भी था। और ये मेरे ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, दोनों पोस्ट ग्रेजुएशन तो मैंने भी आपके साथ किया, दोनों में था ये। तो मैं बस इतनी बात कह के जल्दी से इधर आ जाऊँगा कि मेरा एक उसूल ये था कि 12 बजे के बाद कभी नहीं पढ़ना रात को। एक उसूल ये था कि एग्ज़ाम के अलावा संडे में भी नहीं पढ़ना। एक उसूल ये था कि असर से मगरिब के बीच में कभी नहीं पढ़ना। ये वक्त अल्लाह के ज़िक्र के लिए या तफरी के लिए। असर से मगरिब, 12 बजे के बाद, और संडे में। संडे में मेरा ये वो था कि मैं कोई दीनी किताबें भी नहीं पढ़ता था। मैं हमेशा एक दीनी किताब मुताले में रखता था, इस वक्त भी है। एक दीनी किताब हमेशा मेरे मुताले में रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने कोर्स की एक चीज़ हमेशा मेरे सराहने रहती है। तो रोज़ाना पढ़ना ये तो मेरा असूल था, डेली स्टडी, डेली, लेकिन संडे में नहीं। तो उस ज़माने में एक पर्चा निकलता था, पर्चा कहते हैं मैगज़ीन को, 20वीं सदी, वो अदबी रिसाला है, कोई न दीनी है और न मेरे यूनानी से या स्टडीज़ से मुताल्लिक़ कुछ है। तो मैं 20वीं सदी एक ला के रखा करता था। उर्दू बाज़ार में फुटपाथ पे सेकंड हैंड भी मिलते हैं, मतलब जो पुराने वाले रिसाले भी मिलते हैं, वो कम पैसों में मिल जाते हैं। आप लोग तो इस ज़माने के हैं, इस ज़माने में तो आपके घर से अच्छा खासे पैसे वैसे आते होंगे। उस ज़माने में मंथली हमारे वालिद साहब हमें भेजते थे, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। उन्होंने कभी हमें मजबूर नहीं किया कि हम कोई दूसरा पेशा ट्यूशन व्यूशन करें, जो उस ज़माने में करते थे बाज़ लोग। लेकिन वो इतने अनलिमिटेड नहीं होते थे पैसे, तो वो सेकंड हैंड वाला 20वीं सदी ले आया करते थे संडे के लिए। और उसमें से कुछ गज़लें, कुछ अफ़साने, या फिर अल्लामा इक़बाल, शुरू से मैं उनका फ़ैन रहा, मैं उनका बहुत मोतक़िद रहा। अल्लामा इक़बाल आजकल यूट्यूब वाले जिनकी रूह को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। तो ये असल में ये क्या है कि बहुत ज़्यादा, बस एक लतीफ़ा इस पर सुन लीजिए, फिर मैं जल्दी से इधर आता हूँ। मेरे एक साथी थे, मेरे बैचमेट फ़ज़ल साहब, वो बिला मुबालगा यानी 14 घंटे पर तो कसम खाई जा सकती है मेरे ख़्याल में, वरना 16 घंटे पढ़ते थे रोज़ाना। वो हॉस्टल में रहते थे और उनके बेड के बराबर एक कंजूस इतने थे कि वो सिगरेट वगैरह पीते थे, तो यहाँ हीटर लगा रहता था उनके सरहाने एक कोने पे, और यहाँ उसका स्विच होता था। तो वो सुलगाने के लिए भी उसका इस्तेमाल करते थे। स्विच ऑन किया, माचिस नहीं रखते थे, क्योंकि माचिस भी 10-12 पैसे की आती थी उस ज़माने में, तो 10 पैसे भी क्यों खर्च किए जाए। और दिन भर चाय पीते रहते थे। वो 16 घंटे पढ़ते थे, 14 घंटे तो यकीनन पढ़ते होंगे। और जब वो एग्ज़ाम देकर आते थे तो यूँ कहा करते थे, मेरी तो सफली आएगी, मेरी तो सफली आएगी। और एक आध बार उनकी सफली आई भी। अच्छा, नोट्स अपने किसी को नहीं देते थे वो,
एक और साथी थे, वो भी नोट्स अपने किसी को नहीं थे, बोले मैंने मेहनत से बनाए। अच्छा, मैं उस ज़माने से ही अपने नोट्स दे दिया करता था, क्योंकि मैं भी, जो इन्होंने कहा, मैं भी ये कहता था कि मैं नोट्स दे रहा हूँ, दिमाग थोड़ी दे रहा हूँ। अच्छा, एक और फ़ायदा है नोट्स देने में। देखो, सदका जो है, जिसके पास जो चीज़ हो वो सदका करे। पैसे का भी सदका हो सकता है, लिबास का भी सदका हो सकता है, खाने का भी सदका हो सकता है। और आजकल तो पिछले 50 साल में तो गवर्नमेंट ने भी साबित कर दिया कि ये सबसे बड़ा सदका है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सदका। मेरे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो मैं, अच्छा, हमारे हदीस शरीफ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले से ही बता रखा है कि नेकी की बात भी एक सदका है, ऐसा मफ़हूम है हदीस शरीफ। तो मैं अपने दिल में नियत कर लेता था कि ये मेरे नोट्स सदका। तो जो मेरे नोट्स ले आता था उसके मार्क्स तो कभी आए नहीं, क्योंकि टॉप मैंने ही करना है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ईयर के अलावा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मैंने ही टॉप किया, क्योंकि मैं सदका करता रहता था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। ये बात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली आज भी एग्जिस्ट करती है। यूनानी के बारे में हालांकि गलत तरीके से है, ये बदनाम करने वाली बात अब नहीं है, पहले रही होगी, अब भी थोड़ी थोड़ी तो है। कि मशहूर है हकीमों के बारे में कि अपने नुस्खे किसी को नहीं बताते। मैं अपनी हर चीज़ बता देता हूँ। एक और चीज़, जब आप लोग टीचिंग में आएंगे और आप लोग कॉन्फ्रेंस और पेपर्स लिखेंगे, तो जिस टॉपिक पर हम पेपर लिख रहे हैं उसका थीम हम किसी को नहीं बताते, इस पर हमें लिखना है, आइडिया नहीं देते। हालांकि यहाँ भी आप ये नियत करते हैं। मैंने एक साहब को एक पेपर का टॉपिक दिया, एब्स्ट्रैक्ट बनवाया, एब्स्ट्रैक्ट को ठीक से देखा, उनकी इंग्लिश अच्छी है, मेरी यूनानी अच्छी है, और उन्होंने उस पेपर में जब उसको प्रेजेंट किया मेरा नाम भी नहीं डाला। लेकिन मैंने ये नियत नहीं की कि मैं आगे किसी को बताऊंगा नहीं, इसलिए कि मैंने इसलिए किया, तो मैंने तो इंटेलेक्ट कोई किसी आदमी को हम कोई चीज़ दें और वो बताए नहीं किसी को, तो ऐसा तो नहीं है, बल्कि अफजल ये है, बेहतर ये है कि वो ना बताए। तो इंशाल्लाह आप भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सदका करेंगे। अब सदका क्या करेंगे? डॉक्टर साहब ने बात की आपसे ज़्यादा पीजी की प्रिपरेशन की। कितने लोग पीजी करने का इरादा है? असल में सीट्स बढ़ गई हैं सब जी, सीट्स बढ़ गई हैं। हाँ, पीजी के बाद भी प्रैक्टिस की जा सकती है। प्रैक्टिस करने का कितने लोगों का इरादा है? सभी करेंगे, तकरीबन सभी पीजी करेंगे, सभी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, बीएमएस करने के बाद प्रैक्टिस करने का कितने लोगों का इरादा है? ऐसे भी है कुछ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी है। अब आगे जो मैं बात करूँगा प्रैक्टिस की, डॉक्टर साहब ने बात की प्रिपरेशन की, मैं प्रिपरेशन की बात ज़्यादा नहीं करूँगा, प्रैक्टिस की बात करूँगा। अच्छा, ये प्रैक्टिस बड़ी काम की चीज़ है। सिर्फ एक एग्जांपल इसकी देता हूँ कि जो हायर पोजीशन से इस वक्त जो लोग रिटायर हो रहे हैं यूनानी में हायर पोजीशंस होती हैं एडवाइज़र की, एक होती है डायरेक्टर जनरल CCRUM की, DG CCRUM, एक होती है NIUM के डायरेक्टर की। ये 3 बड़ी पोस्टें हैं यूनानी में। आप उन लोगों में बहुत को जानते हैं। प्रैक्टिस कितने लोग कर रहे हैं? जो एडवाइज़र हैं इस वक्त, एक तो एडवाइज़र हैं मौजूद, एक अल्लाह ताला के चले गए, एक जो उससे पहले वाले हैं वो भी चले गए। DG CCRUM 3 मौजूद हैं इस वक्त, उनमें से एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। NIUM के डायरेक्टर्स एक प्रैक्टिस थोड़ी कर रहे हैं। इतनी हायर पोजीशंस के बाद लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि प्रैक्टिस के बारे में ये मामला है कि जो शुरू से प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस से अटैच रहता है, 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी अगर आदत ना हो तो आदमी नहीं कर पाता। एक, प्रैक्टिस शुरू से नहीं की तो फिर नहीं कर पाता, हिम्मत नहीं पड़ती इसकी करने की। और एक, खुदा ना करे आप में से किसी की क्लास न लेने की आदत हो जाए। जिसकी क्लास लेने की आदत होती है वो क्लास न ले तो चैन नहीं पड़ता, और जिसकी क्लास न लेने की आदत होती है उसमें बड़ा बीच में 3 महीने का गैप आ गया, मान लीजिए 2 महीने की समर वेकेशन आ गई, 1.5 महीने की, और 1.5 महीने कुछ वक्त किसी प्रोजेक्ट में चले गए, कॉन्फ्रेंस सेमिनार। अब जो 2-2.5 महीने के बाद क्लास लेनी है तो ऐसा बोझ होता है। और जिसकी क्लास लेने की आदत होती थी, प्रोफेशनलिज्म इसी को कहते हैं गालिबन। जी डॉक्टर साहब, कि आदमी को जो काम वो करता है उसमें उसे मज़ा आने लगे। तो प्रैक्टिस करने में मज़ा आना चाहिए। तो अल्लाह का फजल है
ये अल्लाह का ही फजल है कि मैं उन्हीं लोगों में हूँ, प्रैक्टिस के मामले में भी और टीचिंग के मामले भी। मशहूर हूँ मैं उससे रिसर्च से, चूँकि मैं CCRUM का डायरेक्टर जनरल रहा हूँ, रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन है वो, तो मैं मशहूर तो ज़्यादा उससे हूँ, लेकिन मेरा जो मेन वो है वो टीचिंग है और प्रैक्टिस है। मैं जब अपने वतन सहसवान जाया करता था तो मैं वहाँ ये कहता था, मुझे अगर मरीज़ ना मिलें, 1-2 मरीज़, तो मेरे फैमिली के लोग कहते थे कि तुम यहाँ 1-2 रोज़ के लिए आते हो, उसमें भी देखो तुम मरीज़ अच्छा खासा वक्त तो मरीज़ ले लेते हैं मेरा। मगर मुझे वैसे अंदर से अच्छा लगता है कि मुझे मरीज़ ज़रूर मिलना चाहिए, तो अल्लाह के फजल से वो चीज़ मेरी अब भी बाकी है। तो प्रैक्टिस शुरू से करनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा, तो इस वक्त जो स्टेटस है यूनानी का, जिससे आपके अंदर, अच्छा एक बात और बताओ, इन्होंने एक बात ही कही, मैं प्रैक्टिकल बातें करूँगा और मेरे लेक्चर के आखिर में आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो मुझे उससे बहुत खुशी होगी। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि आप लोगों के से, जैसे आदमी अपनी फैमिली में, एक आदमी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, लेकिन अपनी फैमिली में तो ऐसा ही रहता है ना, जैसे अपनी फैमिली का एक मेंबर, जैसे चचा जान, जैसे मामू जान, जैसे तायब्बा, जैसे बड़े अब्बा। तो मैं, आप लोग मेरी फैमिली में है ना, तो मुझे अभी भी स्टूडेंट्स में जब मैं क्वेश्चंस मैं होता हूँ और वो क्वेश्चंस करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो चाहे आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हों चाहे ना हो, सिचुएशन यही है, तो फिर हम क्यों हों मुब्तला? भाई ऐसा है, या तो ये है कि हम कुछ और सोच के कुछ और कर लें, तो रास्ता भी तो यही है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसमें रास्ते, एक तो प्रैक्टिस का रास्ता है, चाहे आप BMS करने के बाद करें या MD करने के बाद करें। और देखो, मैं कहूँगा कि MD करने के बाद प्रैक्टिस करना, मैं ये कब कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करने के बाद आपको अगर कहीं से असिस्टेंट प्रोफेसरशिप ऑफ़र हो तो उसे आप ना करें, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के साथ जॉब की तलाश करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, जैसा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। मैं क्लिनिक से उठ के इंटरव्यू देने गया था 78 में, 1978 में। कितने लोग पैदा हुए थे 1970? नहीं, आप लोग तो नहीं, आपके वालिद साहब पैदा हुए हो। 19 जून सन 1978 में मैंने तिब्बिया कॉलेज करलबाग को ज्वाइन कर लिया था, और मैं क्लिनिक्स पर, खालिद सिद्दीकी साहब जो रिटायर्ड DG हैं इस वक्त, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, हमारे सीनियर हैं, उन्होंने मेरी क्लिनिक पे लाके, देखिए ये बात सुनने की है, चूँकि इसमें इन वाक़यात आदमी को ज़्यादा याद रहते हैं उस वक्त थ्योरेटिकल चीज़ों के। आप जल्दी से इस चक्कर में होंगे कि देखें स्लाइड्स कैसी हैं। स्लाइड्स कोई ख़ास नहीं है, मेरी बातें ज़्यादा ख़ास हैं। तो खालिद सिद्दीकी साहब एक डायरेक्टर, मुझसे पहले वाले जो 18 साल नहीं बल्कि 32 साल काउंसिल में रहे, मेरी क्लिनिक के सामने से गुजरते थे रोज़ाना। मैं बटला हाउस में क्लिनिक करता था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तिब्बिया कॉलेज करलबाग में पोस्टर एडवर्टाइज नहीं। मैंने कहा मुझे दिल्ली में जॉब करना ही नहीं है, मुझे तो अपने वतन जाना है सहसवान। बोले नहीं, इंटरव्यू तो दो, फॉर्म भरो, इंटरव्यू दो, ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये उनका एहसान है कि मैं इधर आ गया। तो उन्होंने मुझे फॉर्म ला के दिया, मैंने फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया, और मेरा सिलेक्शन 2 पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी, दोनों में हो गया। जब कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो वो डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता, तो मुझे खैर बहल मुझे किसी तरह से, बल्कि सिलेक्शन कमेटी ने बता दिया कि आपका कल की पोस्ट में सिलेक्शन हो गया है। अब मेरा फिर भी इरादा नहीं था, लेकिन मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा कि नहीं कुछ दिन जॉब कर लो। बस कुछ दिन जॉब किया तो फिर दिल्ली के ही होकर रह गया, वो सहसवान में सबको भूल गया। तो मैं जो बात इसमें अंडरलाइन करना चाहता था, मैं क्लिनिक से उठ के इंटरव्यू देने गया था, और उसके बाद भी बीच में कुछ पीरियड तो ऐसा गुजरा कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस से अटैच नहीं रहा, लेकिन हॉस्पिटल में तो बराबर रहा ना, जाहिर बात है हमारा सब्जेक्ट वहाँ जाता है, तो हम मरीज़ बराबर देखते रहे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम शुरू से प्रैक्टिस के ऊपर आएँ, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिस वाली बात को थोड़ा सा बाद में कहूँगा, थोड़ा सा इस वक्त यूनानी के बारे में 2-3 बातें, जो जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स इन्होंने PG को इन्होंने डिटेल में हमारे वसी अख्तर साहब ने किया। इस वक्त ये इम्पॉर्टेंट है कि WHO रिकॉग्नाइज़ करता है यूनानी सिस्टम को, जिस तरह से दूसरी कम्प्लीमेंट्री वर्ड भी बहुत सही नहीं है, मेडिसिन को रिकॉग्नाइज़ करता है। WHO के 2 डॉक्यूमेंट इस सिलसिले में पब्लिश हुए हैं, एक बेंचमार्क ऑफ प्रैक्टिस इन यूनानी मेडिसिन, दूसरा ट्रेनिंग बेंचमार्क ऑफ ट्रेनिंग, नेक्स्ट कर दीजिएगा, बेंचमार्क ऑफ ट्रेनिंग इन यूनानी मेडिसिन, और तीसरा एक और हुआ है, वो है यूनानी टर्मिनोलॉजीज,
बेंचमार्क ऑफ प्रैक्टिस में ये स्टैंडर्ड्स हैं कि यूनानी प्रैक्टिस के क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना चाहिए, WHO की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जब आप वेबसाइट को खोलेंगे तो आपके लिए भी और जामिया हमदर्द के लिए भी ये एक फ़ख्र की बात है कि बेंचमार्क ऑफ प्रैक्टिस का ज़ीरो ड्राफ्ट का जो बेसिक ड्राफ्ट होता है उसे ज़ीरो ड्राफ्ट कहते हैं। बाद में फिर लोग उसमें अपने ये देते हैं। मोर देन 100 कंट्रीज़ के एक्सपर्ट्स ने बाद में उसमें अपने सजेशंस दिए और मैं उसमें शामिल रहा, लेकिन ज़ीरो ड्राफ्ट का ऑथर जामिया हमदर्द का एक आदमी था, शाकिर जमील उसका नाम। दूसरा डॉक्यूमेंट है बेंचमार्क ऑफ ट्रेनिंग, ये इसका ऑथर भी शाकिर जमील अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा ऑथर बेंचमार्क ऑफ तीसरा यूनानी टर्मिनोलॉजीज़, इसमें यूनानी की 5000 टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं बस। इसमें हम 3 लोग इसके ज़ीरो ड्राफ्ट के ऑथर थे, शाकिर जमील, एक डॉक्टर बिलाल CCRU में है और एक डॉक्टर गफरान मरहूम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंतकाल हो गया उनका कोविड में। तो इन तीनों ड्राफ्ट्स के जो WHO की उस पर हैं, वेबसाइट पर पब्लिश हैं। मेरे पास भी कहीं उसका लिंक होगा, वो उसको आप बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 30-40 पेज का एक 30-40 पेज के जो 5 टर्मिनोलॉजीज़ वाला है वो शायद 500 या इससे भी ज़्यादा का है, वो तो बड़ा डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ वाला है वो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और अब प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी टर्म का क्या मीनिंग लिया जाएगा। इस पर स्टैंडर्ड दो लोगों में इख्तलाफ है कि इसका मतलब ये है और इसको यूँ एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, तो हम WHO को वो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये डॉक्यूमेंट WHO ने की गाइडेंस में और WHO की गार्जियनशिप में ये डॉक्यूमेंट्स वजूद में आए, WHO ने पब्लिश किया है। तो उससे यूनानी का आयुर्वेद के साथ, होम्योपैथी के साथ और दूसरी जो सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में उसमें इक्वल स्टेटस हो गया। तो आप जो है इक्वल स्टेटस पर हैं जितनी भी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं, इसलिए कि WHO आपको रिकगनाइज़ करता है। नंबर 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको रिकगनाइज़ करती है। नंबर 2 ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के यहाँ, ये तो WHO के लेवल पर आपके रिकग्निशन की बात हुई। इसके अलावा 11 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें यूनानी ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड है। ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड का मतलब ये है, ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड का मतलब ये है कि वहाँ यूनानी जिस तरह से आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए उन मुल्कों में भी आप यूनानी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, अफ़गानिस्तान है और भी कुछ कंट्रीज़ हैं, 11 से ज़्यादा हैं। इसके अलावा इस वक्त एटलीस्ट 80 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ यूनानी इस्तेमाल की जाती है। तो इंटरनेशनल सिनेरियो में अब इन 80 कंट्रीज़ में, ये जो हमने 80 कंट्रीज़ का जो फिगर लिया वो इंडिया की जो यूनानी कंपनीज़ हैं उनकी दवाएं कहाँ कहाँ जाती हैं वहाँ से लिया है। तो हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हो। अब यहीं पे एक बात इकराम भाई से रिलेटेड कि इस वक्त फॉरेन कंट्रीज़ में जो एक्सपोर्ट मार्केट है, एलोपैथी की भी एक्सपोर्ट मार्केट हो सकती है, आयुर्वेद की भी हो सकती है। तो इस वक्त यूनानी दवाओं को अगर एक्सपोर्ट किया जाए तो कम्पिटिटिव रोल तो रहेगा आयुर्वेद के साथ, लेकिन बिज़नेस में कम्पिटिटिव रोल में अगर जो लोअर पार्टनर है वो भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहता। तो एलोपैथिक मेडिसिन के मुकाबले में अगर यूनानी दवाओं को एक्सपोर्ट किया जाए, उसके लिए कैसे होगा, क्या होगा, ये ज़्यादा बता सकते हैं और मैं भी इन्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ। तो आप ये भी एक अपॉर्चुनिटी है यूनानी दवाओं की एक्सपोर्ट। तो ये 80 कंट्रीज़ में जो है यूनानी प्रैक्टिस की जाती है। प्रैक्टिस करने का एक मेथड तो ये है कि ऑफिशियली जिन कंट्रीज़ में रिकग्नाइज है कोई यूनानी फिजिशियन, कोई यूनानी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। ऐसा कम कंट्रीज़ में है, लेकिन ऐसा ज़्यादा है कि यूनानी दवाएं जो हैं OTC प्रोडक्ट के तौर पे, OTC कहते हैं ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स,
आपने किसी मेडिकल स्टोर, मान लिया आप यूएस में हैं, आपने मेडिकल स्टोर पर गए, आपने कहा माजून फलासफा दे दीजिए, तो माजून फलासफा कोई आपको प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, वहाँ पे कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, लेकिन वो माजून फलासफा आपको मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी, इसलिए कि माजून फलासफा को उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है फूड आइटम में या न्यूट्रिशनल आइटम, न्यूट्रास्यूटिकल्स में कर रखा है, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं। इंडिया के अंदर भी कंपनीज़ की मेजर मार्केट जो है वो ओटीसी मार्केट है ही, इंडिया में भी मेजर जो शेयर है। आप हमदर्द से जाके पूछिए कि आपकी दवाएं कितने लोग आप यूनानी के डॉक्टर साहब से ख़रीदते हैं अपने मरीज़ों के लिए, और कितनी दवाएं ऐसी हैं कि जो और जो कहना चाहिए पब्लिक ख़रीदती है, तो उनका भी अच्छा खासा शेयर जो है ये है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। इन 80 कंट्रीज़ में जो है अरब कंट्रीज़ भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स 80 कंट्रीज़ में भी आती है, जैसे मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया है, सम ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं। जिन कंट्रीज़ के अंदर जो गाइडलाइंस और रेगुलेशंस कहते हैं, जो दवाओं के बेचने से मुताल्लिक़ कानून होते हैं, उनको रेगुलेशन वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं बजाय लॉज के। तो रेगुलेशंस जहाँ बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं हैं, तो वहाँ मार्केट अच्छा बन सकता है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी का ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। नेक्स्ट, एज ए फिजिशियन ज़ाहिर है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, बहुत लिमिटेड है ये, थोड़ी सी पोस्टें हैं इंडिया में। अभी तक जो पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी स्टेट्स के अंदर जो पोस्टें हैं मेडिकल ऑफिसर्स की, वो मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्टें 5-6,000 से ज़्यादा नहीं है। मुझे एग्जैक्ट फिगर इसमें शायद दिया हो, मैंने उस वक्त का है, लेकिन ये चूँकि रिवाइज होता रहता है इसलिए। इसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अभी ट्रेंड है, लेकिन अब आने लगा है, कम है लेकिन आने लगा है, तो वहाँ भी आप के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज क्लिनिकल प्रैक्टिस, इस पर मैं मेनली बात करूँगा। नेक्स्ट, अच्छा, इसके साथ साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस जो इस वक्त इमर्जिंग एरियाज़ हैं यूनानी की, उसमें से एक है ये हिजामा। भाई जो रीजनल थेरेपीज़ जो हैं वो 18 हैं या 22 हैं या 32 हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस वक्त हिजामा सबसे ज़्यादा इमर्जिंग है, तो सिर्फ हिजामा में भी प्रैक्टिस की जा सकती है। अच्छा, ये इनकम गिविंग भी है ज़रा हिजामा, बस झूठ ना बोलें इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि वो हमारा दीन जो है वो कलमे से शुरू होता है, वो नमाज से शुरू नहीं होता। दीन हमारा नमाज से शुरू नहीं होता, कलमे से शुरू होता है। तो करने वाली ज़ात अल्लाह की है, असल ज़िंदगी आखिरत की है। तो अगर आदमी के दिल में ये है तो सच बोल कर भी अल्लाह ताला उसे उतनी ही रोज़ी देंगे, लेकिन वो रोज़ी बरकत वाली होगी, और झूठ बोल कर भी उतनी ही आएगी, ज़्यादा नहीं आ जाएगी, वरना सारी दुनिया में लोग झूठी बोलने लगते हैं, लेकिन उसमें बरकत नहीं होगी। तो हिजामा जो है वो इनकम भी ज़ाहिरी एतबार से ये है कि हिजामा एक इनकम का भी अच्छा सोर्स है। हिजामा के अलावा जो चीज़ें की जा सकती हैं उसमें तालीक़ ऐसी है जो कंपैरेटिवली सेफ़ है, और उसके अलावा ये दल्क है और दूसरी थेरेपीज़ हैं। फ़स्द को मैं ज़रा सा, फ़स्द बिल्कुल डेंजरस नहीं है, जिसको कहते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्या होगा वो आप तो जानते हैं ना भाई, आपने एक वैन है उसको आपने पंक्चर किया, या आपने उसको चोर हाथ से, चोर हाथ का वर्ड होता है ना, उसमें उसे यूँ करके मारा, उसमें ब्लड निकल, तो साहब कहीं ऐसा ना हो कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए, पेशेंट फेंट हो जाए। क्या ज़्यादा हो जाएगी? मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, अगर कोई एक्सीडेंट का पेशेंट आए आपके पास, एक्सीडेंट का मरीज़, आप सड़क पे हैं कहीं, उसको ब्लीडिंग हो रही है, पहला ट्रीटमेंट क्या है उसका? ब्लीडिंग, सरफेस ब्लीडिंग, बॉडी में ब्लीडिंग, एकदम हाथ से यहाँ ब्लीडिंग हो रही है, पहला ट्रीटमेंट हॉस्पिटल ले जाना, फ़ौरन उसे हॉस्पिटल ले जाओ, एक टैक्सी बुलाओ, फ़ौरन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने तक हैं ब्लीडिंग कैसे स्टेप करेंगे? किस किस ने कहा प्रेशर से? एक तुमने भी तो कहा ना, हाथ उठाओ, एक्टिव क्यों नहीं हो रही? ट्रीटमेंट ही उसका प्रेशर बैंडेज है, चाहे वो घर के अंदर बच्चा ऊपर से गिर पड़े, चाहे रोड साइड एक्सीडेंट हो, चाहे खुद हम कहीं गिर जाएं, या हाथ में एकदम सब्ज़ी काटते काटते छुरी लग गई, तो फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाना ट्रीटमेंट नहीं है। फ़ौरन लिगेचर लगाना ये ट्रीटमेंट नहीं है। फ़ौरन जो हीमियोस्टेटिक मेडिसिन है वो ट्रीटमेंट नहीं, प्रेशर बैंडेज।
क्या किया, जेब में से रुमाल निकाला। उस वक्त ये भी नहीं देखना कि ये इन्फेक्शन है इसमें, नहीं ये तो रुमाल स्टरलाइज नहीं है, नहीं यूँ कर लिया, यूँ लगा। अब इस हाथ को ये यहाँ रख के अब कहें भाई इधर से हॉस्पिटल ले चलना है, देखो गाड़ी निकालो या बाहर एक ऑटो रोको या कैब मंगाओ फौरन, लेकिन ये हाथ तो यहाँ रहेगा, हो गई, ट्रीटमेंट हो गया। तो वेनिसेक्शन में अगर ट्रीटमेंट मान लीजिए हो गया, वो हो सकता है कि ब्लड थिनर्स में हो, हालांकि हम पहले उसकी हिस्ट्री ले लेते हैं। अगर ब्लड थिनर्स में है तो 2 हफ्ते पहले उसकी एस्पिरिन बंद कर देते हैं, हालांकि हम उसके हीमोग्लोबिन पहले देख लेते हैं, हम उसकी BT-CT करा लेते हैं पहले, अगर ऐसा होता है। लेकिन मान लीजिए कहीं BT-CT की रिपोर्ट गलत दे दी, आपने सब कुछ करा लिया, ब्लीडिंग एकदम रुक नहीं रही, यूँ करके हो गया। अब उसके बाद कहेंगे अपने कुलीग से कि देखो वो आर्टरी फॉर्सेप लो, पकड़ लो, और आर्टरी फॉर्सेप के बाद उसको लिगेशन लगा देंगे, तो वो भी अनसेफ नहीं है। लेकिन लोग चूँकि बहुत डरते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वेनिसेक्शन को ज़रा बाद में रख के हिजामा को पहले रखें। हिजामा में सिंपली हम स्क्रैच लगाते हैं, और स्क्रैच ही ज़्यादा सही है, पिन ज़्यादा इतना ज़्यादा सही नहीं है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप यूनानी प्रैक्टिस जो मरीज़ को देखने के साथ साथ हिजामा जो है इस वक्त का इमर्जिंग है, और देखो हिजामा इमर्जिंग है, आयुर्वेद के लोगों ने इसको एडॉप्ट कर लिया है। अब वो अपनी हिस्ट्री से इसके रेफरेंसेस निकाल के ले आए हैं। इसका उसूल ये है कि सरिता विहार में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, उन्होंने हिजामा शुरू कर दिया है। आप लोग ना करो, वो करेंगे। जो चीज़ अच्छी है वो कोई छोड़ेगा नहीं है आपके पास। आप कहेंगे नहीं ये तो हमारा, फिर आप फिर उसके हिस्टोरिकल एविडेंसेस देते रह जाइए। आपके जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं वो किसी रिसर्च मैगजीन वाला कोई पढ़ेगा, प्रोफेसर मोटे चश्मे वाला, लेकिन पब्लिक को तो ये चाहिए कि भाई हिजामा एक फ़ायदे की चीज़ है, वो मुझे जहाँ मिल रही है। और ये बात सही, ये अल्लाह ताला का भी उसूल है, अल्लाह ताला का कहना चाहिए उसूल नहीं, सुन्नत कहना चाहिए। अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जो मुफीद चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करते, अल्लाह ताला दूसरों को दे देते हैं। ये पूरी हिस्ट्री के अंदर ये रहा है कि आप, ये हर चीज़ का मामला है, यहाँ तक नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह की सुन्नत है कि आपने काम नहीं किया, कोई बात नहीं चली। कौमों के साथ भी यही होता है, अफराद के साथ भी यही होता है। तो हिजामा करना हम शुरू कर दें, उन्हें दूसरे लोग। चलिए, अच्छा, एजुकेशन ट्रेनिंग में डॉक्टर साहब ने लिया कि आपके इंडिया में 60 इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें 10 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनमें अब PG भी हो रही है। नेक्स्ट छोड़ दीजिए इसको। रिसर्च में भी अब अच्छा खासा, यानी मैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है, रिसर्च की कितनी ज़रूरत है, और रिसर्च का एप्लीकेशन प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में कितना ज़्यादा है, मैं इस पर बात नहीं करूँगा। क्या टाइम हो रहा है? 1 बजने वाला है कुछ वो भी है, चलो। तो मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिसर्च के प्रॉस्पेक्ट्स ये हैं कि इंडिया में CCRUM के 25 सेंटर्स हैं, 24 और 25 सेंटर्स हैं उसके, 20 वो चेंज होते रहते हैं, कभी कभी एक आध नया खोलते हैं, एक आध पुराना बंद कर देते हैं। अब ये भी रिसेंटली उन्होंने जो मणिपुर का सेंटर इम्फाल में था उसको बंद किया, उसको मर्ज कर दिया सिलचर के साथ। तो इस तरह वो एक आध नंबर आगे पीछे होता रहता है, लेकिन 23 सेंटर्स तो इस वक्त भी एग्जिस्ट करते हैं। इनमें डिफरेंट रिसर्च ऑफिसर एंट्री लेवल है, और इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस भी एडवर्टाइज होती रहती हैं, आती रहती है, और 1000 के करीब स्टाफ है, इससे ज़्यादा है, 1100 के करीब है। CCRUM की अब एक और इम्पॉर्टेंस ये है कि CCRUM अब टीचिंग इंस्टीट्यूशन भी है, और CCRUM का हैदराबाद सेंटर और श्रीनगर सेंटर में MD भी होती है, और उसकी MD की जो पोजीशंस हैं वहाँ पे एक यूनानी कॉलेज से ज़्यादा ही हैं। तो आप CCRUM के थ्रू MD भी कर सकते हैं, CCRUM में जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो अप्लाई करना चाहिए। देखिए, अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, ये बात ज़रा बीच में यहाँ आ जाए कि कोई भी पोजीशन कहीं पर हो, आपको वहाँ नहीं भी करना हो तो भी अप्लाई करना चाहिए, तैयारी हो जाती है उस बहाने से। दूसरी ये कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया और फिर आपने उस जॉब को नहीं भी किया, तो जो एकेडमिक फील्ड है उसमें आपके बारे में लोग जान जाते हैं कि भाई एक बच्चा फ़लाँ जगह है, बड़ा अच्छा इंटरव्यू उसका था, भले से आपका नहीं हुआ या भले से आपका। कई दफ़ा ये भी होता है कि 10 कैंडिडेट्स होते हैं, बल्कि 20 और 40 कैंडिडेट्स होते हैं, और पोजीशन एक होती है, तो करना तो नहीं किसी एक का है, लेकिन लोग आपस में तबसरा करते हैं कि भाई फ़लाँ कैंडिडेट्स बहुत अच्छे थे, तो इसलिए इंटरव्यू भी देना चाहिए।
तो CCRUM बहरहाल मैं ये 2-3-4 अपॉर्चुनिटी CCRUM की हैं। इसके अलावा जो CCRUM का स्कोप जो है, CCRUM में क्लिनिकल रिसर्च होती है डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर डिफरेंट एरियाज़ में। उसमें जो थ्रस्ट एरियाज़ ऑलरेडी CCRUM ने सेलेक्ट कर रखे हैं, वो आप CCRUM की वेबसाइट, ये वेबसाइट्स वगैरह देखते रहना चाहिए। तो CCRUM की वेबसाइट खोलो, ये देखो कि किन किन कौन कौन से थ्रस्ट एरियाज़ हैं, ये कौन कौन सी ऐसी एरियाज़ हैं जिनमें CCRUM में रिसर्च हो रही है। हैदराबाद का जो इंस्टीट्यूट है वो स्किन डिजीज़ के लिए अब रिज़र्व कर दिया गया है। उसके अलावा चेन्नई का जो है उसके अंदर डिफरेंट डिजीज़ पर हो रही है। हैदराबाद मशहूर है, हैदराबाद का सेंटर जो है वो विटिलिगो के लिए, उसमें फॉरेन कंट्रीज से भी पेशेंट्स आते हैं। उनके जो हॉस्पिटल है उसमें 100-150 पेशेंट इंडोर में रहते हैं हैदराबाद में। इस तरह से चेन्नई का सेंटर बहुत मशहूर है। फार्माकोलॉजी की रिसर्च यानी एनिमल फार्माकोलॉजी, रैट्स वगैरह पे जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है, वो हैदराबाद में और चेन्नई में होता है। लखनऊ का सेंटर आर्थराइटिस के लिए है और वहाँ फार्माकोलॉजी नहीं है। इसके अलावा सिलचर है आसाम में, उसके अलावा इलाहाबाद का सेंटर है, उसके अलावा अलीगढ़ है, अलीगढ़ के अंदर फार्माकोलॉजी है। उसके अलावा उड़ीसा के अंदर भद्रक है। भद्रक जो है वो मेडिसिनल प्लांट्स के कल्टीवेशन के लिए स्पेशलाइज्ड है, वैसे दूसरा सारा वर्क भी वहाँ पे होता है, मेडिसिनल प्लांट्स। उसके अलावा भद्रक एक और चीज़ के लिए जो फोक मेडिसिन है, फोक मेडिसिन कहते हैं जो ट्रैवल्स में कबीलों में जो पुराने ज़माने से चीज़ें चली आ रही हैं, वो उन एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करते हैं। उस पर CCRUM ने 7 वॉल्यूम्स पब्लिश कर रखे हैं, 7 किताबें, यानी एक किताब जो 7 वॉल्यूम्स में है वो CCRUM ने पब्लिश कर रखी है, जिसमें फोक एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे यूपी के देहात के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, मिसाल के तौर पे पेचिश है। पेचिश के अंदर आम की जो गुठली होती है, जो ज़मीन में दब जाती है ना, जिसमें से ऊपर से प्लांट निकल आता है, उसे पपिया कहते हैं। इस आम की गुठली को निकाल कर सुखाया जाए, उसका पाउडर बनाया जाए, ये अमीबेसिस के लिए बहुत मुफीद है। ये तो ये एक फोक क्लेम है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये फोक क्लेम है। इसको कहते हैं फोक, FOLK, फोक क्लेम्स। ऐसे कितने क्लेम्स हैं जो हिंदुस्तान के दूर दराज जो रूरल एरियाज़ के अंदर ये लोगों के हैं, सीनोर के अंदर हैं, और इनके अंदर भी इन पर फिर रिसर्च की जाती है। इन पर यह नहीं कि इनको एज इट इज़ पब्लिक में शुरू कर दिया जाए, बल्कि वो फोक क्लेम वहाँ के लेके हम उन पर एक रिसर्च डिज़ाइन करते हैं, एक पर्टिकुलर क्लिनिकल प्रोटोकॉल उस पर बनाते हैं और उसको किसी इंस्टीट्यूट में देते हैं कि आप इस पर रिसर्च करो कि इसमें कितने परसेंट जो है ये है। तो इन फोक क्लेम्स के ऊपर 7 वॉल्यूम्स ऑलरेडी CCRUM के आ चुके हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं, इलाज भी तदबीर में रिसर्च है। लिटरेरी रिसर्च में CCRUM का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं बस हेडिंग्स बता रहा हूँ आपको। लिटरेरी रिसर्च के मतलब जो अरबिक और पर्शियन के अंदर यूनानी के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं या यूनानी की जो बुक्स हैं, उन बुक्स को उर्दू में ट्रांसलेशन किया जाए, और अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन। मैंने ज्वाइन किया था CCRUM को 2010 में। मैंने उसके बाद से ये किया कि अब हमें उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं कराना, बल्कि हम इंग्लिश में कराएंगे, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो बहुत सारी बुक्स इंग्लिश के अंदर भी हैं उस सिलसिले में। इस सिलसिले में आप CCRUM की वेबसाइट भी देखें और कभी CCRUM जाके थोड़ा बाहर निकला करेंगे। CCRUM की लाइब्रेरी जनकपुरी में है, वो 511 जाती है वहाँ पे, और बाहरी मुद्रिका जाती है। अरे भाई प्रोफेसर साहब, आपको तो टैक्सी की बात करनी चाहिए, मैं स्टूडेंट भी तो रहा हूँ ना। तो आप लोग तो खैर टैक्सी से जा सकते हैं, लेकिन आप बाहरी मुद्रिका से भी जा सकते हैं, CCRUM के दरवाजे पे छोड़ती है। वहाँ करीब में एक अग्रवाल है, उस अग्रवाल पे डोसा भी बहुत अच्छा मिलता है और बहुत महंगा नहीं है डोसा भी। तो इसलिए CCRUM जाएँ, वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो बहुत शरीफ आदमी हैं, और वहाँ और भी लोग हैं, आपके सीनियर्स भी हैं, डॉक्टर निगहत है, जमाल अख्तर हैं, ये हैं। आप उनसे जाके कहेंगे कि हम जामिया हमदर्द से आए हैं, मेरा रेफरेंस दे दें कहीं ज़रूरत पड़े तो। और वहाँ की लाइब्रेरी जाके देखें, और लाइब्रेरी में देखें कि लाइब्रेरी से आप क्या काम कर सकते हैं। तो CCRUM का जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है। अरबिक पर्शियन की जो चीज़ें हैं उनको इंग्लिश और उर्दू के अंदर कन्वर्ट करना, और उनका अब तक की जो है तकरीबन 129 चीज़ें उनकी उससे आ चुकी हैं, ज़्यादातर उसमें ट्रांसलेशन है।
ये CCREM का क्लिनिकल रिसर्च है, लिटरेरी वर्क है, मेडिसिनल प्लांट्स का कल्टीवेशन और उनके ऊपर रिसर्च है, फॉग क्लेम्स को क्लिनिकली ट्रायल्स करना उन पर, ये मेन एरियाज हैं उनके। नेक्स्ट कर दिया इसको जरा सा। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग भी एक एरिया है जहां आप कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा ये है कि आप खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग अपने घर पे करने के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने घर पे आप जब भी तो करें जब आपकी प्रैक्टिस इतनी हो, लेकिन अपने घर पर कर लोअर लेवल के ऊपर भी लड़के ख़ास तौर से इसको कर सकते हैं जिनको मोटरसाइकिल दौड़ाना आती हो, कि वो खुद अपनी 2 दवाएं बनाएं, 4 दवाएं बनाएं, फिर उसके बाद 10 बनाएं, फिर 15 दवाएं अपने घर पे। इन्हें किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, इनका BMS होना काफ़ी है इसके लिए। और उस दवा को सप्लाई करें उन डॉक्टर्स को, तो बहुत सारे लोग इसलिए ले लेंगे कि ये आदमी ने अच्छी बनाई होगी, मैं ऐसे ही करता हूँ, ये आदमी तो ईमानदार ठीक आदमी मालूम होता है, इसने कोई गड़बड़ नहीं, ठीक ही बनाई होगी इसने। मैंने एक साहब को ये आइडिया दिया था जो शाहीन बाग में रहते हैं, डॉक्टर अरशद, और उन्होंने इसको शुरू कर दिया और अच्छी खासी उनकी प्रैक्टिस शुरू हो गई। मैंने कहा तो खुद दवाएं बनाओ, वो फैक्ट्री भी डालो। दूसरा ये है कि आप बाकायदा लाइसेंस लें उसका और फैक्ट्री डालें। फैक्ट्री दिल्ली में डालना निस्बतन मुश्किल है, जल्दी से यूपी में कोई जगह ले लें, चाहे कहीं भी कुछ करें और एक प्लॉट लेके उसका एक पूरे वो है वो आप कर लेंगे। तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बता के मैं जल्दी से आगे बढ़ूँ। तो अच्छा हाँ आप हैं, पब्लिसिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, दूसरे नंबर पे पैकिंग इम्पोर्टेंट है, तीसरे नंबर पे सही इंग्रेडिएंट्स हों, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन पब्लिसिटी सबसे पहले है। अब ये बताइए, अगर एक आदमी यहाँ पे यूनानी का प्रोफेसर बजाय शेरवानी के वो कोई मैला कुचैला कुर्ता और पजामा पहनकर आएँ तो दरवाजे पे वो रोक देंगे, भाई ऊपर एक सेशन चल रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, आज मरीज नहीं देखे जा रहे हैं, वहीं से वक्त। और यही आदमी अगर शेरवानी है, शेरवानी भी प्रेस की हुई हो, टोपी वोपी ठीक ठाक हो उसकी, तो बताइए उसको आने दिया जाएगा? नहीं, मेरे धोखे में कोई दूसरा भी आ सकता है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी 50% रोल होता है प्लेसिबो का, 50%, ये मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। 50% रोल होता है प्लेसिबो का। प्लेसिबो कहते हैं जो चीज़ें फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होती हैं, इनका कोई एक्शन नहीं है। मैं एग्जाम्पल उसको देता हूँ। आपने एक कैप्सूल बनाया, एक कैप्सूल में आपने सुरंजान पाउडर करके भर दिया, उसमें हब्बे सुरंजान या माजून सुरंजान का प्रिस्क्रिप्शन आपने बनाया, उसको आपने एक कैप्सूल में भर दिया। दूसरे कैप्सूल में आपने सूजी को ज़रा सा तला, मरीज़ के हाथों में दर्द ना करे, सूजी होती ना, सूजी मैदा, उसको दूसरे कैप्सूल में भर दिया। एक का रंग लाल रखा, एक का ग्रीन कर दिया आपने। तो ये जो ग्रीन वाला जिसमें सूजी है, ये भी मरीज़ को 50, अब आपने मरीज़ों को दिया, 10 मरीज़ों को ये दे दिया, 10 को ये दे दिया, तो जिनको आपने सूजी वाला कैप्सूल ग्रीन वाला दिया, उनमें से भी 5 ठीक हो जाएंगे। अरे उन्हें तो यही कुछ नहीं, वो समझेंगे, हाँ बस ये उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि इसमें सूजी है। तो ये जो 50%, इसको कहते हैं 50%, उसमें यानी 10 में से 8 ठीक होंगे या 9 ठीक होंगे जिसमें आपने सुरंजान दी, और जिसमें आपने सिर्फ सूजी दे दी, इसमें 5 ठीक हो जाएंगे। तो इसको ये मैंने एक्सप्लेन किया, 50% इफेक्ट प्लेसिबो इफेक्ट होते हैं, यानी साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो बनता है वो पब्लिसिटी, पहले तो मरीज़ के पास पहुँचे, फिर उसकी पैकिंग बहुत अच्छी हो। अभी मैं प्रैक्टिस में ज़रा इसको और लूँगा। तो ये भी बहरहाल एक फील्ड है और ये स्मॉल स्केल पर भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है पब्लिसिटी।